गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम 12 क्वेश्चन कर चुके थे असर्शन, रीजनिंग एंड केस स्टडी के। आज हम 13 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 में उन्होंने आपको दोबारा से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हैं। इसमें वो कहते हैं हमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक को हम असर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को रीज़न से। असर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल ए से, रीज़न को रिप्रेजेंट कैपिटल ए से, और रीज़न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से। अब इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़कर आपको कोड्स ए, बी, सी और डी में आंसर देना है। कोड ए का मतलब है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और कोड बी का मतलब है कि बोथ ए और आर जो है वो ट्रू है, मगर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सी कोड कहता है ए जो है वो ट्रू है मगर बी जो है वो फॉल्स है। डी कोड कहता है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों जो है ए और आर वो क्या है, फॉल्स है। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 13 में जो असर्शन आपको दे रखा है, इसमें उन्होंने कहा है इफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप with a velocity u reaches the maximum height h after t second at a time 2t seconds its velocity will be u। देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें इन्होंने कहा एक बॉडी है, मान लीजिए इस मार करके मैं बॉडी ले रहा हूँ, इसको मैं वर्टिकली ऊपर फेंकता हूँ, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिससे मैं इसको फेंक रहा हूँ वो है u मीटर पर सेकंड, जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ। अब ये टाइम t सेकंड्स में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच जाती है, और 2t सेकंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है वो दोबारा से u हो जाती है। सही, तो इसको मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक बॉडी है, उसको हमने यहाँ से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। सही, यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी है वो है u मीटर पर सेकेंड। अब ये आफ्टर टाइम t, कैपिटल T सेकेंड्स पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उसने t सेकेंड्स लगाए। सही, और कितनी हाइट उसने गेन की h मीटर, हाइट वो ऊपर चला गया। सही, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से वो नीचे की तरफ गिरेगा। सही, और t सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर गया, वापस t सेकंड में जहाँ से वो चलता है वहीं पर वो आ जाता है, और उसकी जो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी का क्या थी उसकी बच्चों, वो थी u मीटर पर सेकंड। सही, और t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है, 0 होती है। और 2t के बाद वो जहाँ पर आया था, जहाँ से हमने उसको ऊपर फेंका था, वहीं वो वापस आ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी होगी u मीटर पर सेकंड। क्लियर है। मान लीजिए मैंने 20 की स्पीड से मारकर को फेंका, तो जब ये दोबारा नीचे आएगा तो 20 की स्पीड से ही मेरे हाथ पर आकर गिरेगा। तो यहाँ से आपने u मीटर पर सेकंड से किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंका, तो दोबारा जब वो नीचे आएगा उसी पॉइंट पर, उसी पोजीशन पे, तो वो u मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इसका मतलब बच्चों असर्शन जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए रीजन में इन्होंने क्या कहा है, रीजन में कहा है अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी come backs to its initial position with the same magnitude of velocity but opposite in direction। ये कहता है एक पार्टिकल को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, सही है, तो जिस वेलोसिटी से हम ऊपर उसको फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से जब वो वापस आएगा, उसी वेलोसिटी से वो वहाँ पर वापस आ जाएगा। मतलब मैंने अपने हाथ से 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मार्कर को ऊपर फेंका, तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही वो मेरे हाथ पर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये रीज़न है, ये भी बच्चों करेक्ट है। और देखिए ये जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सही, असर्शन जो है
उसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर हम कौन सा कोड देंगे, यहाँ पर हम देंगे कोड ए। मतलब यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही है और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीज़न। रीज़न मतलब रीज़न उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें उन्होंने कहा है द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। देखिए इसमें उन्होंने कहा है जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो कुछ एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स में ही होती है। क्लियर है? अच्छा हाँ, ये तो ट्रू है बच्चों स्टेटमेंट। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लोकेटेड ओनली इन अ सर्टेन पॉइंट इन अ प्लांट। ये भी बच्चों ट्रू है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो कुछ ही पार्ट्स में होता है प्लांट के, हर जगह वो नहीं होता है। और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जहाँ जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होंगे वहीं पर ग्रोथ होगी और ग्रोथ कुछ सर्टेन पार्ट्स में ही होती है प्लांट के, इसलिए सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट्स ही जो है वो ग्रो करते हैं। तो इसमें हम कोड कौन सा लगाएंगे, कोड इसमें हम लगाएंगे ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम केस स्टडी पे चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा आंसर क्वेश्चंस नंबर 15.1 टू 15.4 ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड रिलेटेड स्टडीड कॉन्सेप्ट। देखिए ये आपको एक प्लांट सेल दे रखा है, सही। अब इसमें उन्होंने कहा रवि वाज ट्रेवलिंग टू हिज स्कूल टू गिव हिज फाइनल एग्जाम। Today it was the science exam and he was nervous. The teacher had told that there will be a surprise element in the exam that he did not know. When he reached the school, he found that there will be a viva voice exam. सही, for each student. हर स्टूडेंट के लिए क्या है, viva voice exam है। When his turn came, he was given a very small task. First he was shown the above images, above two images। उसको ये दो images जो है दिखाई गई हैं। क्लियर है? अब देखिए 15.1 help Ravi to correlate between these two images। सही, इन दोनों इमेजेस को जो है उसको कोरिलेट करना है। क्लियर है? तो अब देखिए सेल के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस होता है किसका, सेल का। उसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक आपको जनरेटर जो है उसकी इमेज दिखा रखी है, सही, जो कि हमें क्या करता है, एनर्जी मतलब लाइट जो है सप्लाई करता है। सही, तो आप कैसे कोरिलेट करेंगे, mitochondria inside the plant cell are called powerhouse of the cell। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कोरिलेशन। अब देखिए ये रिलेशन उसने क्यों ढूंढा, सही, इसके पीछे क्या रीजन है, सही। अब देखिए होता क्या है, जो जनरेटर होता है वो भी हमें क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, एनर्जी जो है प्रोवाइड करता है। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया टाइनी ऑर्गेनेलिज इनसाइड सेल्स डेट आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी। ये क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करता है फ्रॉम फूड। That's why they are known as power house of the cell। इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, किसका, सेल का। अब देखिए नेक्स्ट है मार्क द सॉल्यूशन टू द अबाउ टू क्वेश्चन इन द गिवन इमेजेस। यहां पर हमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मार्क करना है, कहां पर है, तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, सही, पहचान आपको कर लेनी है। अब नेक्स्ट नेम द अदर सेल ऑर्गेनिज इन अ प्लांट सेल।
सही, आपको बाकी की 2 और सेल ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है। तो एक आप गोल्गी अपरेटस लिख दीजिए और दूसरा लाइसोसोम लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखिए आपको जो है एटॉमिक नंबर दे रखा है और वैलेंसी दे रखा है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। बोरोन का 5, वैलेंसी 3। कार्बन का 6, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, वैलेंसी 3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी 2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, वैलेंसी 1। अब देखिए इसमें ने कहा इन द टेबल ए फाइंड आउट विच एलिमेंट हैज टू गेन और लूज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखिए इनमें से आपको बताना है कौन सा जो एलिमेंट है उसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज करने पड़ेंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लियर है? तो देखिए कार्बन जो है उसकी वैलेंसी आपको 4 दे रखी है। तो अब अगर मान लीजिए इसको नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना हो तो उसके लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा या फिर शेयर करेगा। तो सबसे ज़्यादा मेहनत किसको करनी पड़ेगी बच्चों? कार्बन को करनी पड़ेगी। सही। ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने होंगे? गेन करने होंगे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गेन करना होता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। बोरोन को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं। बेरिलियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किसको करने हैं? वो करने हैं कार्बन को टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सही। एक बार बच्चों आप वैलेंसी क्या होता है ये जरूर देख लीजिएगा। वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि कोई भी एलिमेंट का एटम या तो शेयर करता है या गेन करता है या फिर डोनेट करता है टू अटेंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है नाइट्रोजन एटम्स आउटर मोस्ट शेल हैज 5 इलेक्ट्रॉन। जो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसकी जो वैलेंसी है वो 3 क्यों हो जाती है, 5 क्यों नहीं होती है? क्लियर है? देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता देता हूँ। बेरिलियम का तो 2,2 होता है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 2। बोरोन की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 3। कार्बन की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 4। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और नाइट्रोजन की पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 5। ऑक्सीजन की पहली में 2, दूसरी में 6। फ्लोरीन की पहली में 2, दूसरी में 7। क्लियर है? अब देखिए वो कहते हैं नाइट्रोजन की जो आखिरी शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 3 क्यों होती है? क्लियर है? तो अब देखिए इसके लिए हम ये देखेंगे नाइट्रोजन जो होता है उसके नियरेस्ट जो नोबेल गैस होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8। अब होता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनकी ये इच्छा होती है कि उनको अपना जो नियरेस्ट नोबेल गैस होता है उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अचीव करना होता है। तो अब 2,5 को 2,8 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही। इसीलिए इसकी वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है, ना कि 5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर रिएक्टिव अमंग ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। सही। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ऑक्सीजन होगा या फिर फ्लोरीन होगी। सही। तो अब देखिए जिसकी वैलेंसी हायर होती है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वो ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा। अब देखिए नेक्स्ट है इन व्हाट वेज कैन एन एटम अचीव एन ऑक्टेट। अब आपको पता है ना किस तरीके से जो एटम होता है वो ऑक्टेट को क्या करता है, अचीव कर पाता है।
सही है। अब देखिए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि उनको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनाना होता है। तो इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो टोटल 3 तरीके हो गए, बाय शेयरिंग, बाय गेनिंग और बाय लूजिंग। 3 तरीके से वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए दोबारा से असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। कोड्स वही है, कोड्स एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कोड्स अलग हो जाएं। सही, ऐसा भी हो सकता है कोड अलग हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है इफ वी पुश अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड इट विल नॉट मूव। देखिए इसमें उन्होंने कहा एक हैवी मैसिव ट्रक है, उसको जब हम धक्का लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। सही है, ये बिल्कुल ठीक है। सही है। अच्छा, रीजन, टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट कैंसल ईच अदर। इसमें उन्होंने कहा है कि टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट कैंसिल ईच अदर। अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है 2 अपोजिट, मतलब उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट और इक्वल फोर्सेस है। सही, जो कि 2 बॉडीज के ऊपर लग रही है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करती हैं, कैंसिल आउट कर देती है। सही, तो इसमें आर जो है वो भी ट्रू है। सही, अगर मान लीजिए आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी एक या 2 बॉडीज पर लगाते हो तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सही, मगर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। क्यों? अगर मान लीजिए मैं किसी ट्रक के ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो वो ट्रक मूव क्यों नहीं करता है? वो इसलिए मूव नहीं करता है कि जितना उसका इनर्शिया है मैं उससे ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पाता हूँ। क्लियर है, इसलिए वो मूव नहीं करता है। तो इसमें ये वाला रूल नहीं लगता है कि 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपस में एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल आउट कर देती है। वो अलग बात है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, मगर ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो आप ये नहीं लिख कर आओगे, आप ये लिख कर आओगे क्योंकि इनर्शिया जो होता है ट्रक का वो बहुत ज़्यादा होता है और उस इनर्शिया को ओवर करने के लिए जितनी हमें फोर्स लगानी चाहिए उतनी फोर्स हम ट्रक के ऊपर नहीं लगा पाते हैं, इसलिए ट्रक जो है वो मूव नहीं करता है। तो यहाँ पे बच्चों कोड कौन सा अप्लाई होगा, बी कोड यहाँ पर अप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन भी सही है, मगर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें उन्होंने कहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। आपको जो है मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वाटर का 18 ग्राम। सही, आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वाटर का 18 ग्राम। तो देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 यूनिट, तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आ गया 18 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का वो 18 ग्राम ही होता है। आगे वो कहते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 ग्राम। सही, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 14 ग्राम। ये बच्चों बिल्कुल गलत है। क्लियर है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 यूनिट और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16 यूनिट। क्लियर है? हाँ, ग्राम में लिखोगे तो यहाँ 1 ग्राम आएगा और वहाँ पर कितना आएगा, 16 ग्राम आएगा। क्लियर है? हम यूनिट में ही लिख कर आएंगे। सही है बच्चों? अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखाना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो यूनिट में होता है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का 18 यूनिट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। तो यहाँ पे ग्राम लिखा आना जरूरी है, ग्राम लिखा आएगा यहाँ पर। सही, और यहाँ पर भी ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सही, वो कितना होता है 1 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम।
तो यहाँ पर असर्शन तो सही है मगर रीज़न क्या है, गलत है। यहाँ पर ग्राम लिखना है बच्चों, सही। यहाँ 3 जगह, 1 2 3 जगह आपको क्या लिखना है, ग्राम लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट वीक केस स्टडी है, इसमें इन्होंने कहा है Michel was having dinner with his family on the occasion of Christmas when it was the time for dessert. See, Michel become curious when he saw that dessert was plum pudding. सही है, जैसे उसने देखा डेजर्ट में उनको प्लम पुडिंग मिल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। ही बिकेम हैप्पी बिकॉज ही हैड लर्न अबाउट अ सिमिलर टर्म इन केमिस्ट्री क्लास ऑफ दैट डे। उसी दिन उसने प्लम पुडिंग के बारे में केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ा था, सही। तो आपको जो है इसको को रिलेट करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मैंने कहा को रिलेट द प्लम पुडिंग विद हैड माइकल स्टडीड इन द केमिस्ट्री क्लास, सही। प्लम पुडिंग को जो है केमिस्ट्री से आपको जो है जोड़कर बताना है, सही। अब देखिए जो मॉडल था जे थॉमसन का, किसका, मॉडल ऑफ एन एटम, सही। जो जे थॉमसन ने मॉडल ऑफ द एटम दिया था उसको हम क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलती है। तो ये बच्चों को रिलेशन है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, वाई डिड नेम प्लम पुडिंग ओरिजिनेट। भाई ये प्लम पुडिंग नाम जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ, सही। अच्छा अब देखिए जो मॉडल था जे थॉमसन का, सही, उन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है वो प्लम पुडिंग की तरह होता है, सही, क्लियर है। और जिसमें कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही। उन्होंने कहा था जो प्लम पुडिंग होता है वो क्या होता है, एटम की तरह होता है। उन्होंने कहा था जो मॉडल होता है एटम का उसको हम क्या करते हैं, प्लम पुडिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और प्लम पुडिंग में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्यूरेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक क्यूरेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ द मॉडल डिस्कस हियर। आपको जो है मॉडल के पोस्टुलेट्स बताने हैं। पहला था एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इसमें उन्होंने कहा था जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर क्या होते हैं, गड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए ये हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ड्रॉबैक बताने हैं। गिव वन ड्रॉबैक ऑफ एटॉमिक मॉडल डिस्कस हियर। देखिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिवली चार्ज होल्ड्स on the electrons inside the atom, therefore it failed to explain the atom's stability। ये जो है एटम जो स्टेबल होता है उसके बारे में बता पाया था कि वे एटम जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। इसमें उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस वेरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। सही, जितने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं ये हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये तो सही है। आगे, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंसेज एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। ये भी बच्चों ट्रू है और ये इसका जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है, सही, इसलिए इसमें हमें हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे। क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू
एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का। अब देखिए नेक्स्ट है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं केस स्टडी पर। इसमें इन्होंने कहा एरोन वेंट टू अ केमिकल लेबोरेटरी इन हिज स्कूल टू डू एक्सपेरिमेंट ऑन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। देखिए एरोन जो एक स्टूडेंट है वो केमिकल लैब में जाता है और एक्सपेरिमेंट करता है किसका, आयरन फिलिंग और सल्फर का। सही। फर्स्ट ही टुक 3 ग्राम सल्फर पाउडर, पहले वो 3 ग्राम क्या करता है, सल्फर पाउडर लेता है और 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स लेता है। ही पुट देम ऑन अ चाइना डिश, और वो क्या करता है, चाइना डिश में उसको डाल देता है और उसको हीट करता है। सही, जब तक कि मिक्सचर जो है वो रेड हॉट नहीं हो जाता है। देन ही लेट द मिक्सचर कूल, उसके बाद वो मिक्सचर को कूल होने देता है और वे करता है मिक्सचर का। द क्वांटिटी सीम्ड लेस टू द नेक्ड आइज, उसको पहले लगता है कि जो क्वांटिटी उसने डाली थी उससे कम हो गई है, बट आफ्टर ही सॉ द वेट ही वाज सरप्राइज्ड। सही, मगर जब वो बाद में वेट करके देखता है वेइंग मशीन के ऊपर तो वो सरप्राइज हो जाता है। सही, पहले बच्चों उसने क्या किया, 3 ग्राम तो सल्फर पाउडर लिया और 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स ली, उनको आपस में मिक्स कर कर चाइना डिश पर डालकर उसको गर्म कर दिया। इनिशियली उसको लगा कि जो वेट है वो कम हो गया है, वेट जो है वो कम हो गया है, किसका, मिक्सचर का। मगर जब उसने वेट कर कर देखा वेइंग मशीन के ऊपर तो वो सरप्राइज हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है हाउ मच डिड द मिक्सचर वेट एट द एंड। देखिए इनिशियली उसने 3 ग्राम तो सल्फर लिया था, 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स ली थी, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8, तो इसका मतलब 8 ग्राम होना चाहिए मिक्सचर। क्लियर है। अच्छा, विच लॉ इज एप्लीकेबल हेयर, कौन सा लॉ यहाँ पे लगा है, इस पे लगा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ लगा है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप कहते हैं स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, आपको कंपाउंड की जो है एक प्रॉपर्टी बतानी है। देखिए कंपाउंड की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। किन की प्रॉपर्टी से, जिनसे वो बनता है, जिनसे वो बनता है उनसे उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बनता है। सही, हाइड्रोजन गैस जो होती है ये हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, और ऑक्सीजन जो होता है ये कंबशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। सही, मगर वाटर क्या होता है, ये पानी जो होता है ये आग को बुझाने के काम आता है। तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए वाटर क्या होता है, कंपाउंड होता है। क्लियर है। अच्छा, वो कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड, यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो बनेगा फेरस सल्फाइड। जब भी हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो फेरस सल्फाइड जो है वो फॉर्म होता है। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आता है केस स्टडी का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपको सेल्स दे रखी हैं A, B, C, D एंड E, उनका साइज दे रखा है और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो दे रखे हैं। A जो सेल है इसका साइज है 5 पिकोमीटर, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 3। सेल B इसका साइज है 26 पिकोमीटर और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 2। सेल C इसका साइज है 12 पिकोमीटर और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 4। सेल D इसका साइज है 2 पिकोमीटर और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 1। E 45 पिकोमीटर का साइज है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 6। अब देखिए इन्होंने कहा है कैन यू फाइंड एनी डिस्पेंसी इन द अबाउ गिवन टेबल। क्या आपको इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है बच्चों? सही। अच्छा, अब देखिए इसमें उन्होंने कहा है सेल ए का जो साइज है वो है 5 पिकोमीटर। कितना है? 5 पिकोमीटर, विच मीन्स डेट इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल है। सही, मगर इसके पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। सही, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किस में होते हैं? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। तो ये आपको यहाँ पर
गड़बड़ नज़र आ रही है। भाई सेल ए का साइज़ कितना है 5 पिकोमीटर, तो 5 पिकोमीटर किसका साइज़ होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कभी भी एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। सेकेंड, फाइंड आउट यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम द गिवन टेबल, आपको यहाँ से यूकैरियोटिक सेल्स बतानी है। सही, जिस भी सेल का साइज 5 से 100 पिकोमीटर की रेंज में होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 1, 2, बी, सी और ई, ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स है, जबकि ए और डी जो है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर आपको 2 डिफरेंस बताने हैं यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। सही, द न्यूक्लियर रीजन इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोट्स। सही, और न्यूक्लियर रीजन जो होता है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बच्चों इसमें 2 डिफरेंस देखने हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर रीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वो वेल डिफाइंड होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती हैं। सही, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आपको यूकैरियोटिक्स में देखने को मिलती है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं दिखती है। अब देखिए नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल्स यूकैरियोट्स। ह्यूमन बींग्स भी यूकैरियोट्स होते हैं, हमारी जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती है। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, सही, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर जो आपने देखे हैं वो सारे यूकैरियोट्स ही होते हैं। अब देखिए अब हम आ जाते हैं असर्शन और रीजनिंग पर। इसका पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज particles depend on the nature of the gas taken in the discharge tube. सही, और नेक्स्ट the particle in the anode rays carry positive charge। तो देखिए एनोड रेज जो होती हैं उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, उनमें क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है। नेक्स्ट द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज, सही है, पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हाँ जी, जो स्पेसिफिक चार्ज होगा किसके ऊपर, एनोड रेज के पार्टिकल्स के ऊपर। सही, वो जोन सी आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस लोगे उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मगर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही, पहले में वो कहते हैं जो चार्ज एनोड रेज से पास होगा, सही, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जोन सी डिस्चार्ज ट्यूब में आपने जिस नेचर की गैस लिया उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। दूसरा एनोड रेज जो होते हैं इनमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, मगर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। तो इसमें हम कौन सा कोड लगाएंगे बच्चों, बी कोड यहाँ पर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें उन्होंने कहा है इसमें उन्होंने कहा है सॉलिड CO2 चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन एक्सपोज टू एयर। हाँ जी, ये तो सही है। सॉलिड CO2 जो है जब उसे हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन होता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट CO2 अंडरगो सब्लिमेशन। तो देखिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो इसमें हम कौन सा कोड अप्लाई करेंगे, ए कोड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे।